नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं कहूं कि वो 20वीं सदी वाले बड़े बड़े मिलिट्री गठबंधनों का दौर अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, आज की दुनिया ना एक नए, ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेजी से बदलते डिप्लोमैटिक खेल के हिसाब से चल रही है। तो चलिए आज इसी नए खेल के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे खेल का मैदान या कहें कि सेंटर स्टेज है इंडो पैसिफिक। यहीं पर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ चीन है अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के साथ, और दूसरी तरफ है अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ। और पता है, इन्हीं दोनों के टकराव के बीच कूटनीति की एक बिल्कुल नई किताब लिखी जा रही है। और इस नई कहानी का जो सबसे अहम किरदार है या सबसे ज्यादा चर्चित ग्रुप है, वो है द क्वाड। तो सवाल उठता है कि आखिर ये क्वाड है क्या? देखिए, ये 4 देशों का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। और 2025 में जब भारत ने इसकी लीडर समिट को होस्ट किया ना, तो दुनिया को एक साफ मैसेज गया। मैसेज ये कि ये ग्रुप अब सिर्फ मीटिंग्स और बातचीत तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि अब एक्शन का टाइम आ गया है। जी हाँ, एक्शन। मतलब ये अब कोई टॉकिंग शॉप नहीं रह गया है। क्वाड अब जमीन पर उतरकर ठोस काम कर रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं कि हाल की समिट से आखिर निकलकर क्या-क्या आया। सबसे पहले तो सुरक्षा। क्वाड अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब इस ग्रुप ने एक साथ सीधे-सीधे भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। ये डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। वो पुरानी घुमा फिराकर बात करने वाली आदत छोड़कर पहली बार इतनी कड़ी और सीधी बात की गई। इसके अलावा मैत्री जैसी पहल, जिसके तहत छोटे देशों को ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर आपदा के समय मदद के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाना, ये सब दिखाता है कि पार्टनरशिप अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी उतर रही है। अब बात करते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की। क्वाड यहाँ भी काफी एक्टिव है, जैसे ग्रीन पोर्ट्स बनाने की पार्टनरशिप। इसका सीधा मकसद चीन की उस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल वाली नीति को काउंटर करना है, जिसमें देशों को बड़े बड़े लोन के जाल में फंसा लिया जाता है। इसी तरह क्रिटिकल मिनरल्स पर जो पहल हुई है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी जैसी चीजों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता कम करेगी। और हाँ, समुद्र के नीचे जो इंटरनेट केबल्स बिछी हैं, जिनसे हमारा 95% इंटरनेट चलता है, उनकी सुरक्षा पर भी फोकस है, जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए, क्वाड सिर्फ हार्ड पावर मतलब मिलिट्री और इकोनॉमी की ही बात नहीं करता। भारत का इंडो पैसिफिक में सर्वाइकल कैंसर की 40 मिलियन वैक्सीन डोज भेजना, या फिर स्टेम फेलोशिप को आसियान देशों के स्टूडेंट्स के लिए भी खोलना, ये सब इसकी सॉफ्ट पावर को दिखाता है। मतलब दोस्ती और सहयोग के जरिए अपना असर बढ़ाना। इससे इस ग्रुप की पहुंच और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। तो ये तो हुई क्वाड की बात, लेकिन क्वाड बस एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा। और इस बड़ी पिक्चर का नाम है मिनीलैटरलिज्म। अब ये मिनीलैटरलिज्म क्या बला है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये यूएन जैसे बड़े और अक्सर धीमी रफ्तार से काम करने वाले संगठनों से बिल्कुल अलग हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और किसी एक खास मकसद के लिए बनते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी पर साथ काम करना या सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। बस यही आज की डिप्लोमेसी का नया ट्रेंड है। तो चलिए अब इस कूटनीतिक जाल की एक सैर करते हैं और देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। और हाँ, इस जाल में भारत एक बहुत ही अहम कड़ी बनता जा रहा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग? एक तरफ भारत I2U2 ग्रुप में अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वो RIC ग्रुप का भी हिस्सा है, जहां वो रूस और चीन के साथ बैठकर यूरेशियन सिक्योरिटी पर बात करता है। यही तो है इस नए खेल का सबसे बड़ा सबूत। आज देश किसी एक कैंप में बंधे नहीं हैं, वो हर मुद्दे के हिसाब से अपने साथी चुन रहे हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए I2U2 और क्वाड की तुलना करते हैं। I2U2 को कुछ लोग वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं, लेकिन इसका फोकस पूरे तरह से इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर है। पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ये सब। दूसरी तरफ है क्वाड, जिसकी नींव ही स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मुद्दों पर रखी गई है। मतलब एक ही देश, दो अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा, और दोनों के मकसद बिल्कुल जुदा। और रुकिए, एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए एक ग्रुप है SCRI। आपको लगेगा इसमें अमेरिका तो हो गई, है ना? पर नहीं, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। ये पूरी तरह से भारत,
जापान और ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। इससे साफ पता चलता है कि ये नए गठबंधन हमेशा किसी एक सुपर पावर के इर्द गिर्द नहीं घूमते। तो अब जमीन की बात हो गई, अब चलते हैं आखिरी मोर्चे की तरफ, अंतरिक्ष। जी हाँ, डिप्लोमेसी का ये नया मॉडल अब स्पेस तक पहुंच गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स की। देखिए, ये कोई कानूनी तौर पर बाध्य करने वाली ट्रीटी नहीं है। ये अमेरिका की अगुवाई में बना एक तरह का राजनीतिक समझौता है। ये भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन के नियम तय करता है और खास तौर पर स्पेस से मिलने वाले रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे होगा, ये बताता है। और यहीं पर स्पेस की नई रेस बहुत दिलचस्प हो जाती है। दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ है अमेरिका वाला आर्टेमिस अकॉर्ड्स, जिसमें भारत, जापान जैसे देश हैं और जो स्पेस रिसोर्सेज के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत देता है। वहीं दूसरी तरफ है चीन और रूस का गठबंधन ILRS, जो कहता है कि स्पेस तो सबकी साझी विरासत है और इसका व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। और इस रेस में भारत की पोजीशन देखिए, 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने और अब 2023 में भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करके अमेरिका वाले खेमे में शामिल होने का फैसला किया। और 2025 में 41 इयर्स के लंबे इंतजार के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS के लिए उड़ान भरेंगे। ये पूरी जोड़ने भारत के बदलती हुई ग्लोबल स्ट्रैटेजी को दिखाती है। तो ठीक है, हमने क्वाड की बात की, मिनीलैटरलिज्म को समझा और स्पेस की रेस को भी देखा। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या सीख सकते हैं? 21वीं सदी की डिप्लोमेसी की यह नई पटकथा आखिर है क्या? इसे हम 3 आसान नियमों में समझ सकते हैं। नियम नंबर 1, किसी एक बड़े भारी भरकम गठबंधन के साथ बंधने की बजाय कई सारे छोटे और फ्लेक्सिबल नेटवर्क बनाओ। नियम नंबर 2, अपने दांव को डाइवर्सिफाई करो, मतलब सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के साथ तो व्यापार के लिए रूस और चीन के साथ भी काम करो। और तीसरा और सबसे अहम नियम, बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा या स्पेस जैसे खास मुद्दों पर फोकस करके काम करने वाले गठबंधन बनाओ। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, जैसे जैसे दुनिया की चुनौतियां और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, क्या पार्टनरशिप का यही फ्लेक्सिबल जाल ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।